नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। रोजाना की तरह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, जो हमें बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। उत्कर्ष, साथ में हमें एक बड़ी जानकारी भी देंगे, एक ब्रेकिंग खबर भी देंगे। कुछ तबादले हुए हैं, उससे जुड़ी ब्रेकिंग है, उसी से आज शो की शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण। और रोज हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं तबादलों की या कई सारी ऐसी लिस्टों की। और अगर आपको ध्यान हो तो जब आईएएसओ के तबादले हुए थे तब मैंने आपसे कहा था कि जब कुछ डीएम बदले गए थे या कप्तान बदले गए थे कि पहली जी। सूची नहीं है। अब जो अभी अभी जानकारी मिल पा रही है, उत्तर प्रदेश शासन ने फिर कुछ बदलाव किए हैं। बलरामपुर जिले के डीएम और एसपी, इन दोनों को हटा दिया गया है। और जो दोनों अधिकारी हैं, यानी बलरामपुर के जो डीएम थे अरविंद कुमार सिंह और एसपी केशव कुमार, वो फिलहाल अपने अपने पदों से हटे हैं। और इन दोनों अधिकारियों को कोई भी नई नियुक्ति नहीं दी गई है। सरकार की ओर से जारी जो सूचना है उसके मुताबिक ये दोनों प्रतीक्षारत हैं। कोई नया पद या प्रभार इनके पास नहीं है। और इसका एक कारण माना जा रहा है, एक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हुई थी, आपको याद होगा वरुण और हमारे दर्शकों को भी। बलरामपुर में पिछले कुछ दिनों पर हमने देखा था कि दलित भूमि पर विवाद का एक मामला था और इस मामले में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में तनातनी हुई थी। हाईकोर्ट ने एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच कराने को कहा था। और अगर एसआईटी जांच करती और किसी तरीके की प्रशासनिक उसमें हील हवाला या प्रशासनिक मिलीभगत नजर आती, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए अब इस वक्त बलरामपुर के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक बदलाव और है। जी। बदायूं के जो एसपी थे आलोक प्रियदर्शी, अब वो फतेहगढ़ के एसपी होंगे। और एटीएस में तैनात आईपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह बदायूं के नए एसपी होंगे। तो फतेहगढ़ और बदायूं के कप्तान बदले हैं। और बलरामपुर, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि वहां डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया है और उनको कोई नया प्रभार नहीं दिया गया। ये दोनों अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की वेटिंग लिस्ट में चले गए। बिल्कुल। चलिए, अब एक दिलचस्प खबर की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदी के रेत और मोरम की जगह पर एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार अब जल्द ही एमसेंड नीति लागू करने जा रही है, जिससे प्राकृतिक रेत और मोरम के एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी। उत्कर्ष, आपसे मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ये एम सेंड बला क्या है, चीज क्या है? और दूसरा सवाल ये कि क्या सरकार की ये पहल अवैध खनन को खत्म कर देगी? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। देखिए, ना सिर्फ अवैध खनन, और मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ, बल्कि वैध खनन में भी जब आप देखते हैं कि खनन जब भी होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मोरंग के लिए, बालू के लिए जो खनन होता है, वो नदियों के किनारे से, नदियों के बीच के हिस्से से। और खास तौर पर अभी अभी जो पूरा सीजन बीता है, अभी अभी जो मौसम बीता है, गर्मियों के दौर में खनन की ज्यादा छूट दी जाती है क्योंकि नदियों में पानी कम होता है, कई हिस्सा सूखा होता है और वहां पर रेत मिलती है। लेकिन कई पर्यावरणविद ये बात कहते रहे हैं कि जब आप नदियों में खनन करते हैं, रेत निकालते हैं, तो जो नदियों का प्रवाह होता है, क्योंकि जिस जगह पर आप खूब खनन करते हैं वहां एक गहरा गड्ढा बन जाता है और वहां पर जो पीछे से पानी आता है वो एक तरीके से रुक जाता है। नदी के अंदर छोटे छोटे पोखर या तालाब जैसी स्थिति या छोटे स्टॉप डैम जैसी स्थिति बन जाती है। तो एक इकोसिस्टम पर भी उसका फर्क पड़ता है। और जब ये पूरी की पूरी मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में ढेर सारे तरीके के विकल्प और प्रेजेंटेशनों पर बात हुई थी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नदी की रेत या मोरंग के स्थान पर अब मैन्युफैक्चर्ड सैंड को, जैसे आपने कहा एम सैंड, जिसे ज्यादा लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि हम एक विकल्प मार्केट में दे पाएंगे। ये विकल्प देने से पर्यावरण और नदियों के इकोसिस्टम को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक एंगल इसमें ये भी आया, वो कॉस्ट से, कीमत से जुड़ा हुआ आया कि जैसे जैसे नदियों में खनन, खासतौर पर बारिश के मौसम में, वरुण आप भी जानते हैं कि नदियों में जल स्तर बढ़ता है, आसानी से खनन हो नहीं पाता, रेत नहीं निकाली जा सकती, उतने बड़े हुए पानी में आप गाड़ियों को नहीं उतार सकते। तो फिर बालू की या रेत की मांग जो होती है, जिसकी कीमत होती है, वो इस मार्केट में बढ़ जाती है, सीजन में बढ़ जाती है। और इसलिए हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्यों में एक तरीके से कहा जाता है कि जो बारिश का सीजन है वो एक ठंडा सीजन होता है, क्योंकि जो जरूरी अवयव है, रेत उसमें से एक शामिल है, वो नहीं मिलती। अब जो आपने पहली चीज पूछी कि एम सैंड दरअसल होती क्या है, जब ये जी। मीटिंग हुई और उसके बाद ये नाम सामने आया,
तो कुछ फ़ोन मुझे भी लगाने पड़े अधिकारियों से समझने के लिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली हम इसे नहीं देखते हैं। तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि एक तो कुछ कंपनियाँ हैं इस वक़्त देश में जो कि बालू की एकदम बारीक रेत का जो काम है वो करती हैं, और वो कई सारे अपशिष्ट पदार्थों से, जिसमें प्लास्टिक जैसे हम रोड में देखते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में देखते हैं डामर जी, के विकल्प के तौर पर, वो वैसे ही प्लास्टिक, फाइबर, इन तमाम चीज़ों के अपशिष्टों या जो पदार्थ या कचरे से एक तरीके से बारीक उसको एकदम ठोस बना देते हैं, फिर उसको बिल्कुल बारीक काटा जाता है, और जैसे बालू होती है कि बिल्कुल बारीक पत्थर होती है। अ, वो उन्होंने बहुत सामान्य एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा कि जैसे आप साबूदाने की मैन्युफैक्चरिंग समझ लीजिए। उस तरीके से उसको अगर आप और बारीक कर दें, तो उसे एक तरीके से सैंड में, रेत में बदला जाता है। तो ये एम सैंड बनाने का एक तरीका होता है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने बताया कि जो बड़े पत्थर होते हैं, जब उनकी कटाई-घिसाई होती है, तो उसमें जो एक तरीके से चूरा निकलता है, उसका प्रयोग भी रेत के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है, कुछ जगहों पर काढ़ा जाता है। वो बिल्कुल रेत जैसी नहीं दिखेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, मुझे कुछ लोगों ने ये बताया, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो रेत का जो विकल्प एम सैंड हो, वो बिल्कुल रेत जैसी दिखे, वो रेत जैसी दिखेगी नहीं, लेकिन जो प्रयोग होगा, जो इस्तेमाल होगा और जो उपयोगिता होगी और व्यावहारिक रूप से जो उसका फल मिलना चाहिए, जो परिणाम मिलना चाहिए, रिज़ल्ट मिलना चाहिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो उसी के तरीके से होता है। तो जो बड़े पत्थरों की घिसाई होती है, उस दौरान जो चूरे निकलते हैं, उससे भी एम सैंड मिलता है। उस पूरे प्रेज़ेंटेशन में वरुण एक बात और महत्वपूर्ण रूप से कही गई कि एम सैंड का जब भी प्रयोग हो, गुणवत्ता को बनाए रखिए, क्योंकि कई सारा बड़ा-बड़ा कंस्ट्रक्शन होना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी अगर इसको लागू किया जाता है, सरकारी भवनों में, सरकारी इमारतों में, तो एम सैंड के जो निर्माता होंगे, क्योंकि प्राइवेट इलाके में या प्राइवेट जो उत्पाद निर्माता होते हैं, उनकी तरफ से अभी तक देश में बनाई जाती है। एम सैंड एक प्राकृतिक साधन या संसाधन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनके जितने भी हों, वो बीआईएस सर्टिफाइड जो निर्माता होंगे, सिर्फ़ उनसे ही उत्तर प्रदेश में एम सैंड ली जाएगी, और इसको आम लोगों तक एमसेंट जल्दी पहुँच सके, इसके लिए एक नीति बनाने की भी बात कही गई है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हम देखेंगे, जैसे कि बायोफ्यूल को लेकर हुआ था वरुण, कि शुरू में अलग-अलग स्टेट्स ने एक पॉलिसी बनाई थी कि कितना पेट्रोल में एथनॉल मिलाना है, या कितना जो हम देखते हैं कि गन्ने पर आधारित फ्यूल होता है, उसका निर्माण किया जाता है। वैसे ही एमसेंट को लेकर मुझे लगता है जो शुरुआती प्रयोग होगा, वो ऐसे निर्माण कार्यों से होगा जिसमें जोखिम कम हो। मतलब आप सीधा इंसेंट का प्रयोग करके इमारत या पुल नहीं बनाएँगे। शुरू में हो सकता है कि जो रोड के कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, या जो बाईपास रोड होती हैं, जो साइड रोड, सर्विस रोड होती हैं, उसमें जो मोरंका या बालू का इस्तेमाल कुछ जगहों पर किया जाता है, वहाँ पर हम पहले देखेंगे कि एम सैंड का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे बाकी जगहों पर हम देख सकते हैं कि हमको बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एक नीति, और जैसा आपने कहा कि बालू और मोरंग का विकल्प जो पर्यावरण को भी बचाए, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और ज़्यादा सुविधाजनक हो लोगों को मिलने में, उसका प्रयोग होते हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं वरुण। बिल्कुल। तो इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी, ऐसा अभी माना जा रहा है। चलिए, अगली खबर जुड़ी है 3 नए कानूनों से और खबर यह है कि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। इन 3 नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों और पेपर लीक कराने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून में छोटे अपराधों पर सजा के बजाय सामुदायिक सेवा पर जोर है। उत्कर्ष, फिर 2 सवाल। पहला ये कि ये नए कानून क्या हैं और दूसरा ये कि इनसे क्या बदलेगा? अ, 3 कानून हैं, और ये कानून इसलिए बदले गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बिल लाया था, जिसमें कहा गया था कि कई सारे कानून इस देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। जब हम पूरी की पूरी अ, आईपीसी को पढ़ते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि देखिए कई सारे कानून ऐसे जो ब्रिटिश राज में लागू थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अ, आज की तारीख यानी 30 जून तक अगर कोई अपराध उन कानूनों के अंतर्गत आ रहा होगा, तो पुराने कानून के हिसाब से मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि नियमतः कोई भी चीज़ तारीख के साथ ही बदलती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध होता है, तो वो 30 जून तक पुराने कानून के हिसाब से उसमें दर्ज होगा, और उसके बाद नया कानून लागू होगा। नए कानून आप ये ना कहें या यूँ उसको हमारे दर्शक ऐसे ना समझें कि ये पुराने कानून खत्म हो गए हैं, बल्कि उन कानूनों में बदलाव है। लेकिन चूँकि बदलाव है, संशोधन नहीं है, तो पुराने कानून हटेंगे और नए कानून आएँगे। जिन चीज़ों को, और जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि जो 3 पुराने कानून थे, अ, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, बच्चों के साथ होने वाले अपराध और पेपर लीक कराने वालों के लिए जो अपराध होते थे, उसमें बदलाव है, और जिन अध्यादेशों की हम बात कर रहे थे, वो भी इसमें समावेशित हो जाएँगे। अ,
छोटे अपराध, इसमें एक सामुदायिक अपराध की भी बात होती है। तो इसमें जो छोटे अपराध होते हैं अ, वरुण, उसमें एक बदलाव ये है कि अब जो जेल सीधा भेजा जाता था उसकी बजाय सामुदायिक सज़ा होगी। यानी कि जो अपराधी होंगे उनको कुछ ऐसे काम कराए जाएँगे, या जैसे हम देखते हैं कि जेल में भी उनसे निर्माण काम कराए जाते हैं जिससे कि समाज को फल मिले। प्रोसीजर में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें भी बदलाव है वरुण। जाँचकर्ता यानी कि आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, नए कानून के मुताबिक वो हर एक कदम, हर एक स्टेप के लिए उत्तरदायी होगा। अ, अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून भारत सरकार ने लाए थे भारतीय दंड संहिता को, और जैसा नाम से क्लियर होता है कि दंड के बजाय न्याय या नागरिकों की सुरक्षा और साक्ष्य यानी कि जो सबूत मिलते हैं उनसे जुड़े कानून हैं। अब ये 3 कानून भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करते हुए मर्ज हो रहे हैं, और इसमें जो मूल मंशा है, जो मूल बात है वो ये है कि चाहे महिला अपराध से जुड़े मामले हों, चाहे बाल अपराध से जुड़े मामले हों, चाहे पेपर लीक से जुड़े मामले हों, इसमें निस्तारण यानी कि जो फैसला होना है, वो जल्दी हो, इस पर ज़ोर दिया गया है। जो छोटे अपराध हैं, यानी कि जिसमें सीमित अवधि के लिए जो सज़ा मिलती है, उनकी 6 धाराओं में बदलाव है, पूरे के पूरे कानून में बदलाव नहीं है। तो जो नया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 6 धाराओं में बदलाव है, उसमें ये है कि मान लीजिए किसी को एक सीमित अवधि के लिए सज़ा होती है, तो जी। सज़ा का कुछ हिस्सा, मान लीजिए अगर किसी को 3 महीने की सज़ा हुई, तो 3 महीने से 2 महीने तो आप जेल में रहेंगे, लेकिन 1 महीने आपको किसी सरकारी एनजीओ या सरकारी इस तरीके की जो सहायता समूह होते हैं, उनके साथ जोड़कर सामुदायिक कार्य आपसे किया जाएगा और पुलिस स्टेशन में आपको संबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों, दिव्यांगों और 3 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ अपराध करने वालों में गिरफ्तारी से माफ कीजिएगा, बुजुर्ग, दिव्यांग और 3 साल से छोटे बच्चों की अ, 3 साल से कम जो सज़ा है, ऐसे मामलों में जिसमें अपराधी दिव्यांग होगा, बुजुर्ग होगा, या जिन मामलों में 3 साल से कम की सज़ा किसी को मिलनी है, डीएसपी या उससे बड़ी रैंक के अधिकारी की अनुमति लेनी होगी गिरफ्तारी के लिए। तो पहले हम देखते थे कि एक शिकायत आती थी कि घर से जो दिव्यांग है उनको भी बैठा लिया गया या बुजुर्गों को बैठा लिया गया। लेकिन ये हर कानून पर नहीं है, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने शुरुआत में कहा आपसे, जी। 3 महिला अपराध, बाल अपराध, पेपर लीक के मामले, उनसे जुड़कर ये चीज़ें अ, मान्य होती हैं। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा जिन अपराधों में होगी, उसमें इलेक्ट्रिक और फोरेंसिक साक्ष्य यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव हुआ है, आपको फोरेंसिक सबूत ज़रूर देने होंगे। आप बाद में नहीं बोल सकते मेडिकल नहीं हुआ, डीएनए सैंपलिंग नहीं हुई या किसी तरीके के फिंगरप्रिंट या बाकी मार्क नहीं लिए गए। और ये बदलाव मुख्य रूप से इसलिए किया गया है, जो हमको पुलिस अधिकारियों से पता चला, वो ये कि कई बार ये होता है कि छोटी कोर्ट में तो सज़ा हो जाती है, लेकिन आप जब हायर कोर्ट में अपील करते हैं, उस समय तक अगर एविडेंस मौजूद ना हो, कई गवाहों की गवाही पलट जाए, और 7 साल से बड़े अपराध या 7 साल से बड़ी सज़ा यानी ऐसे अपराध जो हीनियस क्राइम है, जो कि बड़े अपराध हैं, और ऐसे में गवाहों के पलट जाने से पूरा का पूरा केस पलट जाता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ऐसे मामलों में इस तरीके के साक्ष्य ज़रूर प्रस्तुत करें, जो कि वैज्ञानिक आधार पर हों, जिनको बदला ना जा सके। और ये इस तरीके की बदलाव हुए हैं वरुण। वापस मैं कह देता हूँ कि महिला अपराधों में ज़्यादा सख्ती आएगी, यानी गैंग रेप में अब से 1 तारीख से जो हम बदलाव देखेंगे, 20 साल से ज़्यादा की सज़ा जी। या आजीवन कारावास का नियम आ जाएगा। यौन संबंधों को बनाने के लिए झूठे पहचान या पहचान को छिपाना अब अपराध होगा, यानी आप गलत नाम से या गलत पहचान बताकर इस तरीके के यौन संबंध बनाते हैं तो। और पीड़िताओं के घर पर जो बयान दर्ज होते हैं, वो महिला अधिकारी की मौजूदगी में घर पर दर्ज होंगे। बच्चों के मामले में क्या बिल्कुल। बदलाव हुआ? बच्चों से अपराध करना या अपराध करवाना, करवाना भी आपराधिक कृत्य माना जाएगा। नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त अब तक क्राइम थी, लेकिन हीनियस क्राइम नहीं थी, जघन्य अपराध नहीं थी, वो जघन्य अपराध मानी जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप अब मृत्युदंड के अंतर्गत या आजीवन कारावास के अंतर्गत आ जाएँगे। और इस मामले में भी पीड़ितों का जो बयान दर्ज होगा, नाबालिगों का जो बयान दर्ज होगा, वो अभिभावकों यानी माता-पिता की मौजूदगी में होगा। तो ये बदलाव हैं जो 1 तारीख से लागू होने हैं वरुण। ठीक है। तीसरी खबर विकास के कामों से जुड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बन रहे और बन चुके एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर की परियोजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ये कहा कि नए प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव लंबित न रखा जाए। उत्कर्ष, कल हमने चर्चा की थी डिफेंस कॉरिडोर की, उससे पहले औद्योगिक कॉरिडोर की चर्चा हुई थी, एक्सप्रेसवे पर हमने बात की थी, एक्सप्रेसवे की लिंकिंग पर हमने बात की थी। तो लगातार यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूपी सरकार एक्शन में दिख रही है। क्या नई योजनाएं हैं और यूपी की सूरत कैसे बदलती दिखाई दे रही है?
जो सबसे बड़ी योजना है वरुण, जो आपने इंट्रो में कह दी, वो सबसे जी, महत्वपूर्ण बात है इस पूरी मीटिंग का, वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि कोई भी जो प्रस्ताव होता है, कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश में आना चाहे, तो वो किसी तरीके की लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी में फँसता दिखाई दे। कल भी जब हम बात कर रहे थे एमएसएमई के लिए, तो मैंने आपको वो सबसे बड़ी लाइन बताई थी, जब उन्होंने कहा था कि आप 1000 दिन की छूट ले लीजिए और 1000 दिन में अपने उद्योग को बड़ा करिए, मजबूत करिए, आर्थिक तौर पर सक्षम बनिए और उसके बाद जो विभाग होंगे, वो आपके काम के बीच में आएँगे। अभी भी जो बात आई है सामने निकल कर, वो ये आई है कि निवेशकों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर निवेश का कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आता है, वो अगर पेंडिंग रहता है, ये स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो एक प्रपोज़ल लेकर आती है और कई बार ये होता था कि उस प्रपोज़ल का जवाब या उस पर स्वीकृति या उस पर अगर सरकार कुछ और माँग चाहती है, कुछ और चीज़ें चाहती है, अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत आते हैं और वो उसकी जानकारी माँगते हैं और कई बार वो जानकारी मिलने में, वो स्वीकृति मिलने में या वो जवाब मिलने में, जो उसमें एक्स्ट्रा काम और है उस प्रपोज़ल में अगर कुछ और चीज़ों को जोड़ने, घटाने की ज़रूरत है, इन तमाम जवाबों में कई बार देर होती थी। तो वो जो कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं, वो जो फाइलें हैं, वो धीमी गति से नहीं चलनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कह दिया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन करते हैं और इस दौरान कई सारे प्रपोज़ल उत्तर प्रदेश सरकार को अलग-अलग कंपनियों की ओर से, अलग-अलग समूहों, ग्रुपों की ओर से मिलते हैं, अलग-अलग बिज़नेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर से मिलते हैं। उन सारे जो प्रस्ताव हमारे पास इन्वेस्टर समिट के दौरान आते हैं, कई बार ये खबरें आती हैं कि इन्वेस्टर समिट के दौरान जो कमिटमेंट हुई, उसमें से ज़मीन पर काफ़ी अरसे तक बहुत कम हिस्सा पहुँचा या कुछ हिस्सा पहुँचा और कुछ नहीं पहुँचा। उस देरी का कारण अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हुई देरी है, तो वो स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे प्रपोज़ल जो हमारे पास आए हैं, आप उसकी लिस्टिंग करिए, उसकी समीक्षा करिए। अगर आप चेक करिए, बड़े अधिकारियों को खुद कहा गया कि आप देखिए कि जो प्रस्ताव आए थे, उस पर अगर विभाग की ओर से जवाब जाना था, वो गया कि नहीं गया? अगर निवेशकों के जी। साथ कोई बैठक होनी थी, वो तय हुई कि नहीं हुई? अगर हमने अपनी ओर से तमाम जवाब भेज दिए और निवेशक की ओर से जवाब नहीं भी आया, तो एक रिमाइंडर जैसे हम देखते हैं कॉर्पोरेट का काम करने का तरीका जैसे होता है ना, कि आप याद ठीक दिलाते है। हैं कि नहीं इस संबंध में हमारी बात हुई थी, अब इसका अगला स्टेप कब लिया जाए? तो वो चीज़ें हों। तो बदलती मतलब परिस्थिति में उन्होंने कामकाज का कहा कि तरीका कई बदल सारे रहा है, इसमें ये भी उन्होंने है। भी यही कहा कि तरीका बदल जी, रहा है, कई सारे बायलॉज़ यानी जो उपनियम होते हैं कि प्रस्ताव आएगा, रिव्यू होगा, 30 दिन तक रिव्यू होगा, 30 दिन तक अपील का समय होगा, रिव्यू के बाद वो अगले विभाग में जाएगा, अगला विभाग 15 दिन लेगा, बोले वो उन बायलॉज़ को बदलने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, पहले विभाग ने उसको पहले दिन ओके कर दिया है, वो फाइल तुरंत आगे जानी चाहिए। इस बीच में जो निवेशक है, उसको अपडेट मिलना चाहिए। निवेशक को ये फीलिंग ना आए कि उत्तर प्रदेश में प्रपोज़ल भेजा, प्रपोज़ल पेंडिंग पड़ा है। और इसीलिए उन्होंने कई सारे ऐसे काम हैं जिनकी खुद भी समीक्षा की और उसके बाद अधिकारियों को कहा कि चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर चाहे वो अलग-अलग जो औद्योगिक क्षेत्र बनने हैं, जैसे गोरखपुर में गीडा है, अ, बुंदेलखंड में बीडा है, तो इस तरीके के जो औद्योगिक क्षेत्र बनने हैं उसको रिव्यू करिए, डिफेंस कॉरिडोर पे रिव्यू करिए और कल जो आपने खबर बताई थी, जो हमने चर्चा जी, भी की थी कि एक्सप्रेसवेज़ और उनके लिए जो लीज़ लाइन बननी, जो लिंक एक्सप्रेसवे बनने हैं, उनके लिए अगर ज़मीन अधिग्रहण करना है, उनके लिए अगर संस्थाओं को कार्यदायी एजेंसियों को, निर्माण काम करने वाली कंपनियों को ढूँढना है, तो तमाम चीज़ों को रिव्यू करिए और जो-जो सरकार की ओर से पेंडिंग है, वो फाइलें तेज़ चलनी चाहिए। तो वो जो एक बोलते हैं ना कि चुनावों के दौर में एक संक्रमण काल आ जाता है, आचार संहिता वाला, पिछले कुछ दिनों में लगातार जिन तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं वरुण, एक बात साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक्शन मोड में हैं और वो ये चाहते हैं कि एक जो ठहराव-सा दिखा था या खुद वो चुनावों के दौर में काम नहीं हो पाए, सरकारी काम नए आदेश जारी नहीं हो पाए, वो जो ठहराव है वो सिर्फ आगे ना बढ़े बल्कि वो समय की भी भरपाई हो, कहीं न कहीं उनका एक्शन तो ऐसा भी लग रहा है। बिल्कुल। अगली खबर भी उत्कर्ष कुछ ऐसी ही है। बायोप्लास्टिक के निर्माण के ज़रिए जो पर्यावरण को प्रदूषण पहुँचता है, उसको कम करने में जुटी है योगी सरकार। प्रदेश में 2000 करोड़ से बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने जा रही है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। उत्कर्ष, ये क्या प्लान है? मतलब ये जो प्लास्टिक है उसका क्या होगा? मतलब यहाँ रिसाइकिल होगी, वो क्या होगा? मैं बताता हूँ, ये भी आपके पहले सवाल से जुड़ा, जैसे आपने एमसैंड के बारे में पूछा था।
ऐसा लग रहा है कि आज अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकों को देखें, तो वो पर्यावरण को लेकर बड़े चिंतित हैं। 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, कल भी उन्होंने एक बैठक की थी, हालाँकि वो हमारी खबर में शामिल नहीं है क्योंकि कितनी खबर हम ले पाएँगे अपने इस बुलेटिन में। मैं एक लाइन उसकी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जो अकबरपुर में जो तमाम निर्माण काम और उसके बाद हमने वो बुलडोज़र एक्शन देखा, उसको लेकर जब बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुकरेल के किनारे जो पूरा का पूरी नाइट सफारी से लेकर जो रिवर फ्रंट बनना है, वो तो बनना है। लेकिन आप ये देखिए कि अवैध निर्माण ऐसी जगहों पर हो गया था, जो जल स्रोत थे, जहाँ से उस कुकरेल नदी को पानी जाता था। लोगों ने उसको धीरे-धीरे पाट दिया और घर बना लिए। अब जब वो घर वहाँ टूटे हैं और जहाँ-जहाँ प्राकृतिक स्रोतों की जानकारी है, तो उनको भी वापस खोदा जाए और उनको भी खोला जाए। अब एमसैंड की हमने बात की, वहाँ पर भी उन्होंने नदियों की चिंता की। उन्होंने कहा कि नदियाँ खुदती हैं, जो नेचुरल फ्लो होता है, वो कम होता है। अब बायोप्लास्टिक पर आ जाते हैं, तो बायोप्लास्टिक जैसे आपने कहा, ठीक है। वो कोई रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं है, बल्कि इसके बनने की प्रक्रिया ही पूरी अलग होती है। और जिस प्लांट का आपने ज़िक्र किया, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लगेगा, ये बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा लगाया जाएगा। और जब मैंने भी इस आदेश को पढ़ा था कि बलरामपुर चीनी मिल फर्म बायोप्लास्टिक का प्लांट लगा रहा है, मतलब चीनी मिल का उनका काम होना चाहिए, तब मुझे ये बताया गया कि बायोप्लास्टिक दरअसल एक ऐसा प्लास्टिक होता है, जो कि प्राकृतिक खाद्य सामग्रियों से बनता है। मक्का, सूरजमुखी या शक्कर के कणों से इसे बनाया जाता है और इसलिए इसको आप अ, मतलब बायोप्लास्टिक बोलते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक जैसा हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक को जब आप कहीं फेंक दीजिए, कचरे में डाल दीजिए, तो प्लास्टिक 1 दिन, 2 दिन या 1 साल, 2 साल या 10 सालों में नहीं गलता, उसको सैकड़ों साल लग जाते हैं गलने में। अ, लेकिन बायोप्लास्टिक के साथ जो चीज़ ये है क्योंकि वो अधिकतर ईटेबल उन चीज़ों के अपशिष्टों से बनता है जो हैं मूल रूप से प्राकृतिक ही, चाहे वो शक्कर हो, मक्का हो, सूरजमुखी हो। तो वो जल्दी अगर आप उस बने प्लास्टिक को आप अगर कचरे में फेंक देंगे, तो वो जल्दी विघटित होता है यानी जल्दी टूट जाता है, जल्दी अ, गल जाता है और उस पूरे प्रकृति के साथ मिल जाता है। उसके अलावा जिस तरीके से प्लास्टिक को कभी जलाया जाए या उसका प्रयोग किया जाए, तो पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, बायोप्लास्टिक में वो चीज़ें कम होती हैं। बिल्कुल नहीं होती, ये नहीं कहा जा सकता। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने में, साथ देने में और बचाने में बायोप्लास्टिक एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे बने जो प्रोडक्ट हैं, वो किन-किन मार्केट में या किन-किन इलाकों में, किन-किन एरिया में प्रयोग किए जा सकते हैं, अगर उसकी बात करें वरुण, तो पैकेजिंग मटेरियल में, रेडीमेड गारमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ हल्के औद्योगिक उत्पादों में बायोप्लास्टिक का दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रयोग होता रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पूरा प्रेज़ेंटेशन और वो रिव्यू देख रहे थे, तो उनको वैसे उदाहरण बताए गए और उसके बाद ही इस बारे में अप्रूवल मिला कि नहीं ठीक है, हम ऐसा एक प्लांट लगाएँगे और इस प्लांट में न सिर्फ बायोप्लास्टिक बनेगा, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के काम भी होंगे, रिसर्च भी होगा कि क्या हम बायोप्लास्टिक के और भी वर्ज़न तैयार कर सकते हैं। तो मैं जो आपको बार-बार एक बात बोल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरों में मैंने आपको एक बात बोली, चाहे वो उस फार्मा पार्क की बात हो जो हमने की थी कुछ दिन पहले चाहे अब हम बायोप्लास्टिक पार्क की बात कर लें, तो एक ज़ोर और है कि एक तो जो प्रोडक्ट बनाना है, जो उत्पाद बनाना है, वो बनाए जाएँ, डिफेंस कॉरिडोर के साथ भी है। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हमको रिसर्च दिखना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश अगर किसी मटेरियल को, किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट कर पाता है, किसी चीज़ का आविष्कार यहाँ होता है, तो हम दुनिया में उसके मैन्युफैक्चर के तौर पर, उसके उत्पादक के तौर पर भी जाने जाएँ, एक कोशिश ये है। तो उस बायोप्लास्टिक से जुड़े भी कई सारे अनुसंधान उस बायो पार्क में होंगे। इसके बारे में भी जो पूरी विस्तृत आदेश है, उसमें लिखा गया है वरुण। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, अब वक्त हो चला है बुलेटिन की हमारी आखिरी खबर का। योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रदेश के किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही है। उत्कर्ष, ये इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो ये कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में यस टेक को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये येसटेक होता क्या है? किसानों के लिए ये योजना कैसे फ़ायदे का सौदा है? इससे क्या होगा? और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की थी। वो चर्चा थी इस चीज़ को लेकर, एक किसान कार्ड अब यूपी के अंदर बनेगा। यूपी के जितने भी किसान कार्ड हैं, उनको ये किसान हैं, उनको ये किसान कार्ड बनाना होगा और ये आधार कार्ड जैसा ही एक कार्ड होगा और जो पीएम किसान सम्मान निधि है, ये उन किसानों को मिलेगी जिनके पास ये किसान कार्ड होगा। हालाँकि ऐसा बहुत जल्द नहीं होगा, जैसा कल उत्कर्ष ने भी बताया था। उत्कर्ष, किसानों को लेकर ये दूसरी घोषणा मैं देख रहा हूँ हाल-फिलहाल के दिनों में।
बिल्कुल, और आपने बखूबी उस बात का ज़िक्र किया जो हम कल चर्चा कर चुके थे। कई अधिकारी जो कि उन मीटिंगों में रहते हैं, उनसे जब बात करने की हमने कोशिश की, तो वो बोल रहे हैं कि एक विज़न है उत्तर प्रदेश सरकार का। विज़न ये है कि फूड बास्केट ऑफ इंडिया के तौर पर उत्तर प्रदेश की पहचान बने। यानी कि किसी, जैसे हम देखते हैं कि राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को कह दिया जाता है, या सेब के लिए आप किसी एक स्टेट को याद करते हैं, बात सिर्फ़ एक तरीके के कृषि उपज की ना हो, फूड बास्केट ऑफ इंडिया के तौर पर उत्तर प्रदेश को पहचाना जाए। और जब ये पहचान बननी है, उसके लिए चाहिए कि बहुत सारे उत्पाद उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। आप सिर्फ एक धान की फसल से, गन्ने से, मक्के से, किसी एक तरीके की फसल से ये पहचान नहीं पा सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कार्यक्रम है, केंद्र की उस योजना के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस योजना को जोड़ रही है। और दरअसल ये योजना से ज़्यादा तकनीक का समावेश है। जो आप पूछ रहे थे ना कि ये है क्या? ये एक तकनीक का समावेश है। येस टेक का जो फुल फॉर्म है, येस का भी वाई-येस नहीं है। मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊँ, तो वो होता जी, है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। यील्ड जैसे हम जानते हैं कि उत्पादों का एस्टिमेशन, यानी कि कितना उत्पाद हो सकता है, इसका भी अनुमान लगाने की अनुमान। एक तकनीकी प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? हाई रिस्क जो फसलें होंगी, जैसे कि हम देखते हैं अधिकतर चीज़ों में, उसमें फिर वो उस तरीके से बीमा उत्पाद भी हाई रिस्क मिले कि ठीक है, अगर किसान किसी ऐसी फसल को उत्तर प्रदेश में लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वो हो, जो उत्तर प्रदेश में कम होती हैं, या उसमें रिस्क ज़्यादा है उस तरीके की चीज़ों में। लेकिन फिर भी अगर किसान सरकार की किसी योजना से जुड़कर वो लगा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस बात का मेंशन हो, और बात का तकनीक के ज़रिए पहले से एक एस्टिमेशन निकल जाए कि इसमें कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना जोखिम है, नहीं है। दूसरी चीज़ जो इस तकनीक के ज़रिए होगी, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जा रहा है या कहा जा रहा है जिसका फ़ायदा है, वो ये है कि फसलों की मॉनिटरिंग हो पाएगी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। रख-रखाव कैसे होना चाहिए, मौसम के हिसाब से अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो मौसमी आपदाओं से पहले से बचना कैसे है, वो जो हम बोलते हैं प्रिज़र्वेटिव का प्रयोग तो नहीं करना है, लेकिन अगर आपको क्या जैसे एक होता है कि कटाई का समय होता है, उत्तर प्रदेश में, इस देश के कई हिस्सों में किसान कई सारी अपनी फसलों की बुआई, कटाई एक निश्चित मौसम से ज़्यादा कुछ स्थानीय स्तर पर जो पर्व त्योहार होते हैं, उनसे जोड़कर भी करते हैं। लेकिन उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कई बार कुछ कम पाया जाता है। येस्टेक योजना यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें दिखाई देगा। इसके अलावा फसलों का बीमा जो उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर फसलों के निरीक्षण का फैसला जो होगा, वो भी इस तकनीक के माध्यम से होगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था, बीमा से तो जोड़ा ही जाएगा, पंचायत स्तर पर फसलों का निरीक्षण हो जाएगा, ताकि ये ना हो कि आप अधिकारियों के भरोसे हों और वो पूरे मामले में, जिसमें जल्दी आपको मदद मिलनी चाहिए, मुआवज़े आपको जो जल्दी मिलने चाहिए, उसमें किसी तरीके की देर ना हो। और इसी कार्य योजना को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रदेश के 75 के 75 जिलों में रबी और खरीफ के सीज़न में आंकड़ों को जुटाने से एक तरीके से इस प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, रबी और खरीफ की फसलों से संबंधित आंकड़ों को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। जब वो डेटा आएगा, उसके बाद जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर हम कहें, तो जो येस्टेक योजना है, वो उत्तर प्रदेश में गेहूँ और धान की फसलों पर फ़ोकस करते हुए पहले ही आएगी। अ, माना ये जा रहा है कि अगले 3 साल, यानी कि 23-24 जो कि बीता, 24-25 जो कि चल रहा है, और 25-26 जो अगला वर्ष आएगा, इन 3 सालों का डेटा इसमें एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद से हम ये देख सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, यानी कि लंबी अवधि की योजना है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जानकारी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस साल के अनुमान से आप एक कार्य योजना नहीं बना सकते। इस साल मौसम अलग हो, जी, अगले साल अलग हो, तो जो एक एवरेज निकालना है, उसके लिए 3 सालों की बात की गई है। और इसके बाद इसमें बाकी फसलों को जोड़कर, एक जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि फूड बास्केट ऑफ इंडिया अगर उत्तर प्रदेश को बनाना है, तो उसमें तकनीक का समावेश हो, ताकि किसानों को बेहतर तरीके से मदद, अलर्ट या फिर सलाह जो देने का काम है, इसमें जो 3 स्टेप बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, मदद का, अलर्ट का, चेतावनी देने का, और सलाह देने का, वो तकनीक के माध्यम से भी सुनिश्चित हो सके। अभी भी सरकारें अपने-अपने स्तर पर करती हैं, मौसम विभाग अलग करता है, लेकिन किसानों के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड कमांड जैसी चीज़ दिखाई दे, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कार्य योजना उस ओर जा रही है। जैसे कल आधार कार्ड की जो आपने बात की, किसान आधार कार्ड की, कि एक नंबर उसमें सब कुछ जुड़ जाए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएँ। वैसे ही एक अलग टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान और फसलों को ध्यान में रख के अपने तमाम शोध को, रिसर्चों को, सब कुछ करे। अभी मौसम विभाग की चेतावनी है, उसका हर विभाग अपने-अपने स्तर से प्रयोग करता है। तो ये ना हो, ठीक है। और वो अलग-अलग रिसोर्सेज़ से जानकारियों के आने के आधार पर किसान फैसला ले, वो आकलन करे के बजाय उसको एक वैज्ञानिक पद्धति से पूरा आकलन और फैसला मिल जाए। वापस वो 3 शब्द कहूँगा, चेतावनी, सलाह या फिर मदद, वो तीनों वैज्ञानिक आधार पर मिले, ये कोशिश है येस टेक। ठीक है।
चलिए शुक्रिया उत्कर्ष, ये तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। और उम्मीद है हमारा ये शो हमारे दर्शकों को पसंद आ रहा होगा। आपके जो सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी देंगे। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ ताकि यूपी की बातें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।